अच्छा सोचिए, एक बहुत बड़ी कंपनी है, मान लीजिए यूनिलीवर। वो अपना सामान मतलब पूरी दुनिया में बनाती है, बेचती है। अब अमेरिका में जो बिक्री हुई उसका पैसा वहाँ के लोकल बैंक में जमा होता है। यूरोप में कोई नई फैक्ट्री लगानी है तो उसका खर्चा वहाँ की करेंसी में दिया जाता है। अब इतने सारे देश, इतने सारे बैंक अकाउंट्स, रोजाना जो पैसा आ रहा है जा रहा है उसका हिसाब रखना और उसे सही जगह इस्तेमाल करना, ये तो किसी भी खजांची के लिए एक बुरे सपने जैसा लगता होगा। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी एक बहुत बड़ी पहेली है। और इसी मुश्किल पहेली को सुलझाने के लिए कैश मैनेजमेंट सर्विसेज, या जिसे हम सीएमएस कहते हैं, उसे डिज़ाइन किया गया है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि पैसा जमा कर दिया या निकाल दिया। नहीं, ये एक बहुत ही सोची समझी प्रणाली है। इसका असली मकसद है कि किसी भी कंपनी की जो जीवन रेखा है, यानी उसका कैश, वो बेकार ना पड़ा रहे, उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल हो सके। तो आज हम इसी कैश मैनेजमेंट की दुनिया की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये असल में है क्या, और ये बड़ी कंपनियों और बैंकों दोनों के लिए इतना ज़रूरी क्यों हो गया है, और ख़ास तौर पर कैसे टेक्नोलॉजी ने इसे पूरी तरह से बदल दिया है। चलिए इस विषय को परत दर परत समझते हैं। तो सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये कैश मैनेजमेंट है क्या? मेरे दिमाग में तो बस वो नोट गिनने वाली मशीन की तस्वीर आती है, लेकिन जाहिर है ये उससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। हाँ, उससे तो बहुत ज्यादा। आपके दिए गए मटेरियल में से 3 हिस्सों में तोड़ा गया है। कलेक्शन यानी संग्रह, कंसंट्रेशन यानी केंद्रीकरण, और डिसबर्समेंट यानी वितरण। ये इसका मूल ढांचा है, आप कह सकती हैं। अच्छा, तो अगर हम यूनिलीवर वाले उदाहरण पर वापस जाएं, तो अमेरिका में ग्राहकों से पैसा लेना कलेक्शन हो गया। जी। फिर उन सभी छोटे छोटे अकाउंट से पैसा निकालकर न्यूयॉर्क के एक सेंट्रल अकाउंट में डालना, वो हुआ कॉन्सेंट्रेशन। जी, और फिर उस बड़े पूल से यूरोप की फैक्ट्री का खर्चा देना डिसबर्समेंट हुआ। क्या मैंने सही समझा? एकदम सटीक। यही इसका मूल ढांचा है। और इसका लक्ष्य है फंड के बेहतर प्रवाह के माध्यम से लिक्विडिटी का अनुकूलन करना। मतलब आसान भाषा में कहूं तो ये पक्का करना कि सही समय पर, सही जगह पर, सही मात्रा में पैसा उपलब्ध हो, ताकि कोई मौका हाथ से न जाए और ना ही पैसा बेकार पड़ा रहे। और इन दस्तावेजों को पढ़ते हुए जो बात मुझे सबसे ज्यादा खटकी वो थी कि ये विचार अचानक इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया। मतलब कंपनियां तो सदियों से अपना पैसा मैनेज कर रही हैं। हाँ, पर 2 बड़े कारण थे। 2 वजहों ने इसे एक साधारण काम से एक बहुत जरूरी रणनीति में बदल दिया। पहला, बढ़ती ब्याज दरें। अच्छा। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो किसी भी अकाउंट में बेकार पड़े कैश की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अवसर लागत, वो आसमान छूने लगती है। मतलब अगर मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए पड़े हैं और ब्याज दर 7% है, तो मैं हर साल 7 लाख रुपए कमाने का मौका खो रहे हैं। हाँ 7 लाख, उस पैसे से कर्ज चुकाया जा सकता था या उसे कहीं और निवेश किया जा सकता था। बिल्कुल। और जब आप अरबों डॉलर वाली कंपनियों की बात करती हैं तो ये अवसर लागत करोड़ों में होती है। दूसरा बड़ा कारण था टेक्नोलॉजी का विकास, खास तौर पर वो इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। इसने पैसे को तेजी से और कुशलता से एक जगह से दूसरी जगह भेजना संभव बना दिया। अब आप उस 1 करोड़ रुपए को मिनटों में वहां भेज सकते हैं जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। यहाँ रिसर्च में एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। किल्लन एंड एसोसिएट्स की एक स्टडी के अनुसार कनाडा की टॉप 400 कंपनियां बेहतर इलेक्ट्रॉनिक कैश मैनेजमेंट अपनाकर सालाना 23 अरब डॉलर बचा सकती थी। 23 अरब डॉलर! ये तो सिर्फ सुविधा की बात नहीं है, ये तो एक सोने की खान है जिस पर कंपनियां बैठी थीं और उन्हें पता ही नहीं था। सही कहा, ये सीधे सीधे मुनाफे से जुड़ा है। और यहीं से ये कहानी और दिलचस्प होती है कि इसका कॉर्पोरेट्स और बैंकों दोनों के लिए क्या मतलब है। तो अरे मैं मान लीजिए आईबीएम या हेवलेट पैकर्ड जैसी किसी कंपनी का ट्रेजरी हेड होता, तो मेरे लिए सबसे बड़ा सिरदर्द क्या होता जिसे ये सिस्टम हल कर सकता है? क्या ये सिर्फ कागजी काम कम करने के बारे में है, या इससे कुछ और बड़ा फायदा होता है? कागजी काम और गलतियों में कमी, ये तो इसके छोटे फायदे हैं। असली फायदे तो कहीं ज्यादा बड़े हैं। इन दस्तावेजों में कई बातें गिनाई गई हैं, जैसे अपने फंड पर पूरा नियंत्रण होना, फैसले लेने के लिए रियल टाइम में जानकारी मिलना, अच्छा। कर्मचारियों को एक क्लिक पर सैलरी देना, खातों का तेजी से मिलान होना। लेकिन असली गेम चेंजर ये है कि ट्रेजरी विभाग अब सिर्फ एक कॉस्ट सेंटर नहीं रहा, वो एक प्रॉफिट सेंटर बन गया है। ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है।
मतलब कंपनी का खजांची अब सिर्फ हिसाब किताब रखने वाला नहीं, बल्कि एक एक्टिव इन्वेस्टर बन गया है जो कंपनी के ही पैसे से रोजाना पैसा कमा रहा है। ये भूमिका तो पूरी तरह से बदल गई है ना। बिल्कुल। पहले ट्रेजरी का काम था पैसा संभालना, जो एक खर्चा था। अब ट्रेजरी का काम है उसी पैसे से पैसा कमाना। और ये यूनिलीवर वाले उदाहरण के कॉन्सेंट्रेशन सिद्धांत से जुड़ता है। दुनिया भर में फैले हुए छोटे छोटे फंड्स को एक जगह इकट्ठा करना, ताकि कंपनी की पूरी वित्तीय स्थिति साफ दिखे और उस बड़े पूल का रणनीतिक रूप से इस्तेमाल हो सके। ठीक है, तो कॉर्पोरेट्स के लिए तो ये वाकई एक सोने की खान जैसा है। लेकिन मैं बैंकों के बारे में सोच रहा हूँ। वे तो पहले से ही लोन पर ब्याज कमाकर अच्छा पैसा बना रहे थे। उन्हें ये शुल्क आधारित सेवाओं का झंझट पालने की क्या जरूरत पड़ गई? ये उनके पारंपरिक काम से बहुत अलग लगता है। यही तो कहानी में असली मोड़ आता है। बैंकों के लिए ये सिर्फ एक नई सर्विस नहीं थी, ये एक तरह से बने रहने की लड़ाई थी। इन स्रोतों के अनुसार डीरेगुलेशन और नई टेक्नोलॉजी ने गैर बैंकिंग प्रतियोगियों को भी मैदान में उतरने का मौका दे दिया, जैसे ब्रोकरेज फर्म्स या बड़ी टेक कंपनियां। अच्छा, बैंकों का पारंपरिक काम यानी पैसा जमा करना और कर्ज देना अब सिर्फ उनकी बपौती नहीं रहा। अच्छा, तो मतलब प्रतिस्पर्धा बढ़ गई और जब कंपटीशन आता है तो आपको कुछ नया करना ही पड़ता है। एकदम सही। बैंकों ने महसूस किया कि उन्हें अपना ध्यान पारंपरिक ब्याज आधारित आय से हटाकर शुल्क आधारित सेवाओं पर लगाना होगा। सीएमएस इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, ब्याज दरें तो ऊपर नीचे होती रहती हैं, बिल्कुल, जिससे बैंकों की आय में भी बहुत उतार चढ़ाव आता है। लेकिन सीएमएस जैसी सेवाओं की फीस एक स्थिर और भरोसेमंद आय का स्रोत बनती है। और मुझे लगता है कि इससे रिश्ते भी मजबूत होते होंगे। लोन तो कोई भी बैंक दे सकता है, लेकिन अगर आप किसी कंपनी के पूरे कैश फ्लो को मैनेज कर रहे हैं तो आप उनके बिजनेस का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन जाते हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये कॉर्पोरेट ग्राहकों के साथ मजबूत, गहरे और लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते बनाने में मदद करता है। बैंक सिर्फ एक लेन देन करने वाली संस्था नहीं, बल्कि एक रणनीतिक भागीदार बन जाता है। ये तो वैश्विक कहानी हुई। स्रोत भारत के बारे में भी खास तौर पर बात करते हैं। यहाँ ये परिदृश्य कैसे बदला है? क्योंकि हमारा बैंकिंग सिस्टम तो काफी पारंपरिक रहा है। भारत में ये बदलाव बहुत बहुत नाटकीय रहा है और इसका श्रेय काफी हद तक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई को जाता है, जो 1980s के दशक के मध्य से ही इस मामले में बहुत सक्रिय रही है। स्रोतों में कई पहलुओं की सूची है जिन्होंने भारत के पेमेंट सिस्टम की पूरी तस्वीर ही बदल दी। इसकी शुरुआत चेकों के लिए MICR से हुई, फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस स्कीम यानी ECSS आई, और फिर तो जैसे क्रांति ही आ गई, NEFT, RGTS और अब UPI के साथ। आज तो हम अपनी चाय के पैसे भी UPI से देते हैं। ये सोचना ही मुश्किल है कि बड़ी कंपनियों के लिए इसने कितना कुछ बदल दिया होगा। आपने बिल्कुल सही कहा। जो तकनीक हमें आज रोजमर्रा की लगती है, उसी ने कॉर्पोरेट भारत के लिए एक अत्याधुनिक भुगतान बुनियादी ढांचा तैयार किया है। इन तकनीकों ने CFMS और SFMS जैसी प्रणालियों के साथ मिलकर वो मजबूत बुनियाद रखी है जिस पर आज भारत में कैश मैनेजमेंट सेवाएं फल फूल रही हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि भारत में जो सेवाएं मिल रही हैं वे दुनिया के किसी भी विकसित देश के बराबर हैं? जी हाँ, हमारे स्रोत ये साफ तौर पर कहते हैं। भारत में दी जाने वाली सेवाएं किसी भी विकसित देश में मिलने वाली सेवाओं के बराबर हैं। और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ हर तरह के बैंक इस क्षेत्र में सक्रिय हैं, चाहे वो सरकारी बैंक हो, निजी बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट बैंक्स या फिर भारत में काम कर रहे विदेशी बैंक हों। सभी इस बाजार में अपनी जगह बनाने की होड़ में लगे हैं। तो चलिए इन सेवाओं की बात करते हैं। मान लीजिए मैं एक बिजनेस चला रहा हूँ। बैंक मेरे लिए असल में क्या कर सकता है? टेक्स्ट में कैश कलेक्शन सर्विस और ऑटो स्वीपिंग फैसिलिटी जैसी चीजों का जिक्र है। ये सेवाएं मूल रूप से दो चीजों के लिए डिजाइन की गई हैं: भुगतान यानी बाहर जाने वाले पैसे का प्रबंधन, और प्राप्तियां यानी अंदर आने वाले पैसे का प्रबंधन। कैश कलेक्शन सर्विस उन व्यवसायों के लिए एक वरदान की तरह है जहां रोजाना बहुत सारा नकद आता है, जैसे रिटेल स्टोर की चेन या पेट्रोल पंप। हाँ, उनके लिए तो रोज बैंक जाकर पैसा जमा करना न सिर्फ जोखिम भरा है बल्कि महंगा भी है। एक कर्मचारी को भेजना, सुरक्षा का इंतजाम करना, इसमें समय और पैसा दोनों लगता है। तो बैंक उन्हें कस्टमाइज पिकअप समाधान देते हैं, जहां बैंक का प्रतिनिधि एक सुरक्षित वैन में आकर कैश ले जाता है और तुरंत खाते में जमा कर देता है। इससे जोखिम, लागत और समय तीनों की बचत होती है। वहीं भुगतान के लिए पेमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है।
NEFT और डायरेक्ट क्रेडिट जैसी प्रणालियों से आप एक क्लिक पर हजारों कर्मचारियों को सैलरी या वेंडर्स को पेमेंट कर सकते हैं। और वो ऑटो स्वीपिंग फैसिलिटी, ये सुनने में किसी जादू की तरह लगता है। ये लिक्विडिटी मैनेजमेंट का सबसे अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए एक कंपनी के देश भर में 50 अलग अलग बैंक खाते हैं। दिन के अंत में हर खाते में कुछ पैसा बच जाता है। ऑटो स्वीप सुविधा स्वचालित रूप से, मतलब बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के, इन सभी 50 खातों से एक तय सीमा से ऊपर के सारे फंड को खींचकर एक केंद्रीय खाते में इकट्ठा कर लेती है। और फिर उस बड़े जमा हुए फंड का इस्तेमाल रात भर के लिए निवेश करके ब्याज कमाने या किसी बड़े लोन को चुकाने के लिए किया जा सकता है। कमाल है। ये पक्का करता है कि कंपनी का पैसा 1 मिनट के लिए भी बेकार ना पड़ा रहे। बिल्कुल, यही इस खेल का नाम है, पैसे को हमेशा काम पर लगाए रखना। ये सुनने में तो बहुत शानदार लगता है। एक ऐसा सिस्टम जो अपने आप आपके सारे बिखरे हुए पैसे को एक जगह ले आए और उससे कमाई भी करे। लेकिन जब भी कोई चीज़ इतनी ऑटोमेटेड और शक्तिशाली होती है तो मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजती है। इसे लागू करने में बैंकों और कंपनियों को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा? आपकी आशंका बिल्कुल सही है। ये सब इतना आसान नहीं है और चुनौतियां सिर्फ टेक्नोलॉजी से जुड़ी नहीं हैं। पहली और सबसे बड़ी चुनौती जो स्रोत बताते हैं वो है ग्राहक के व्यवसाय को समझना। रुकिए, ये तो सुनने में एक सेल्स की पिच जैसा लगता है, अपने ग्राहक को समझो। लेकिन यहाँ इसका ठोस मतलब क्या है? क्या बैंक का कोई कर्मचारी जाकर फैक्ट्री में देखेगा कि काम कैसे होता है? एक तरह से हाँ। इसका मतलब है उनके कैश साइकिल को समझना। पैसा कब कहाँ से आता है, कब कहाँ और किसे भुगतान किया जाता है। एक रिटेल कंपनी जिसका पैसा रोजाना आता है, उसकी ज़रूरतें एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से बहुत अलग होंगी जिसे 90 दिन बाद पेमेंट मिलती है। बैंकों को सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचने वाला नहीं, बल्कि एक रणनीतिक भागीदार बनना होगा। दूसरी चुनौती सॉफ्टवेयर से जुड़ी लगती है। बैंक के सामने ये बड़ा सवाल होता है कि अपनी तकनीक खुद बनाए, किसी बाहरी विक्रेता से खरीदे या इस पूरे काम को ही आउटसोर्स कर दें। सही, और ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक फैसला है। खुद बनाने में पूरा नियंत्रण रहता है, लेकिन समय, पैसा और विशेषज्ञता बहुत लगती है। किसी बड़ी कंपनी से खरीदने से काम जल्दी होता है, लेकिन शायद वो आपकी हर ज़रूरत पूरी ना करे और बहुत महंगा पड़े। और आउटसोर्सिंग में लागत कम हो सकती है, लेकिन आप किसी और पर निर्भर हो जाते हैं। हर रास्ते के अपने फायदे और नुकसान हैं। भारत के संदर्भ में एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है छोटे और मध्यम उद्यमों यानी SMEs की सेवा करना। ये तो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ें हैं। और यही सबसे बड़ी चुनौती और अवसर भी है। स्रोत बताते हैं कि भारत का कॉरपोरेट क्षेत्र बड़ी कंपनियों से नहीं, बल्कि छोटे और मध्यम उद्यमों से भरा पड़ा है। एक बड़ी कंपनी तो इन सेवाओं की फीस आसानी से दे सकती है, लेकिन एक छोटे व्यवसायी के लिए मुश्किल हो सकता है। चुनौती ये है कि इन उन्नत, उच्च तकनीकी सेवाओं को उनके लिए सुलभ और किफ़ायती कैसे बनाया जाए। चौथी चुनौती जिसका जिक्र है वो है समन्वय। ये सिर्फ बैंक और कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात नहीं लगती। बिल्कुल नहीं। कैश मैनेजमेंट के समाधान को लागू करने के लिए कंपनी के वित्तीय नियंत्रकों, उनकी IT और सिस्टम टीम और कभी-कभी तो मार्केटिंग और सेल्स टीम के साथ भी समन्वय करना पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि कैश फ्लो तो पूरे बिजनेस से जुड़ा होता है ना। सही बात है। कहाँ से बिक्री आ रही है, सप्लायर को कब पेमेंट करनी है, ये एक टीम वर्क है और इसमें तालमेल बिठाना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। और आखिर में शायद सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा और विश्वसनीयता। निस्संदेह, जब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है और अरबों रुपए एक क्लिक पर इधर से उधर हो रहे हैं, तो सुरक्षा सर्वोपरि है। स्रोत आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की धोखाधड़ी के खतरे की बात करते हैं। कोई कर्मचारी गड़बड़ कर सकता है या कोई बाहरी हैकर सिस्टम में सेंध लगा सकता है। बिल्कुल। और इसके अलावा सिस्टम का भरोसेमंद होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर इंटरनेट या बैंक का सर्वर डाउन हो गया तो पूरा बिजनेस ठप पड़ सकता है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? हमने कैश मैनेजमेंट के एक सीधे साधे विचार से शुरुआत की और एक ऐसी हाईटेक रणनीतिक प्रणाली तक पहुंचे जो आज की तारीख में कॉरपोरेशन और बैंक दोनों के लिए बेहद जरूरी है। ये वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक छिपा हुआ इंजन है जो पर्दे के पीछे से सब कुछ सुचारू रूप से चलाता रहता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे वित्त साधारण लेन देन से आगे बढ़कर जटिल डेटा संचालित अनुकूलन तक पहुंच गया है। मुख्य लक्ष्य आज भी वही है जो सालों पहले था, अपने संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना। लेकिन आज हमारे पास जो उपकरण और रणनीतियां हैं
वे पहले की तुलना में मीलों आगे हैं। ये अब सिर्फ पैसे का प्रबंधन नहीं, बल्कि पैसे की क्षमता को अधिकतम करने का विज्ञान बन गया है।